नाजरीन आदाब, मैं नाइश हसन। एक अरसे दराज के बाद आज ये मौका नसीब हुआ कि हम वीरेंद्र यादव जी के साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। वीरेंद्र यादव जी इस शहर के एक बहुत ही अजीम अदीब हैं और उनकी मकबूलियत पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। वीरेंद्र यादव जी न सिर्फ अदीब हैं, उनको हमने सड़कों पर एहतजाज करते देखा है, उनको एक मजबूत स्टैंड लेते देखा है, चाहे वो दलित का मुद्दा हो, मुसलमानों का मुद्दा हो या किसी भी मानव अधिकार के खिलाफ कोई आवाज़ हो, वो हमेशा निडर होके बोलते रहे हैं। आज हम उनसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कमोबेश उनसे नहीं किए जाते। साहित्य में उनका बहुत गहरा दखल है, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिसने उन्हें वीरेंद्र यादव बनाया। इस शहर का, इस इलाके का एक कर्ज भी होगा उनके ऊपर, जिन्होंने उनको ये मकबूलियत अता की। तो आज हम कुछ और सवाल भी वीरेंद्र यादव जी से करेंगे। नाइश हसन ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया नाइश जी। सबसे पहले सर आप ये बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ की, आपकी तालीम कैसे हुई, इसके बारे में अगर मुख्तसर से आप हमें कुछ बता सकें तो। जी नाइश जी, मेरी पैदाइश तो जौनपुर की है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का जिला जौनपुर। और मेरे पिता रेलवे की नौकरी में थे, तो वो उनकी पद नियुक्ति जौनपुर में ही थी। मेरी पैदाइश हुई और मेरा जो है जिला भी जो है पैतृक जिला भी जौनपुर ही है। लेकिन एक वर्ष के बाद जो है पिताजी पूरे परिवार को लेकर के लखनऊ आ गए थे। फिर लखनऊ में ही मेरी परवरिश और पढ़ाई लिखाई और ये सब हुई। तो शुरुआती शिक्षा लखनऊ में अमीनाबाद इंटर कॉलेज में 12वीं तक, इंटर तक मुझे प्राप्त हुई। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने राजनीति शास्त्र में एमए किया। तो शुरुआती शिक्षा और शुरुआती दौर हमारा, यूँ कहा जाए कि हमारा सारी परवरिश और रिहाइश लखनऊ की ही है। अच्छा। लेकिन हमारे जिले, गांव, वहाँ आना जाना तो लगा ही रहता था। जौनपुर। जी जी। तो आपने बताया कि आप अमीनाबाद में आए जी और जी। वहीं ज्यादा परवरिश पाई आपने। जी जी। तो अब अगला सवाल बनता है, जो बड़ा मकबूल बात है, कि वहाँ कोई कंचना नाम का चाय खाना हुआ करता था। जी जी। और उस पे आप लोगों को बैठना, या वहां से आपने थोड़ा अड्डेबाजी का भी हुनर सीखा। तो ये, इसकी असलियत क्या है, इसके बारे में बताएं। क्या अभी कंचना है? नहीं, कंचना नहीं है, बता रहा हूँ। दरअसल मेरी रिहाइश यानी जिस मोहल्ले में रहता था, अमीनाबाद के पास मौलवीगंज मोहल्ला। अच्छा। तो मैं मौलवीगंज में रहता था और क्योंकि अमीनाबाद इंटर कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो अमीनाबाद इंटर कॉलेज के पास ही पोस्ट ऑफिस के बगल में, पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, उसका नाम था कंचना। दरअसल कंचना के जो मालिक थे, उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था। अच्छा। मेरा क्लास फेलो था। हाँ। तो उस कारण मेरा वहां पर आना जाना जो है बहुत शुरू से ही, यानी कि छोटे कक्षाओं में थे तभी से आना जाना वहां शुरू हो गया। हाँ। लेकिन वो कंचना था, वो साहित्यकारों का अड्डा था, सामाजिक कार्यकर्ताओं का अड्डा था। हाँ। कुछ जो है राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी अड्डा था और खासकर कवियों का अड्डा था। हाँ। यानी कि बहुत से उस जमाने में जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे लखनऊ शहर में या उससे बाहर के कवि सम्मेलन, वो वहीं से तय होते थे। और देश के बड़े बड़े साहित्यकार भी वहां पर समय समय पर आते रहे थे। यानी कि आपने सुना होगा कि सोहनलाल द्विवेदी एक साहित्यकार हुआ, जिन कविताएं जो है बच्चों के लिए लिखते थे। तो मैंने सर्वप्रथम सोहनलाल द्विवेदी जी को वहां पर देखा, अमृतलाल नागर को मैंने वहां पर देखा, और फिर ठाकुर प्रसाद सिंह, और ये सारे लोग जो हैं किसी न किसी मौके पर आया करते। छोटा सा चाय खाना था, लेकिन थोड़ा सा वहाँ बैठ भी लोग जाते थे, गपशप भी करते थे। तो शुरुआती दौर यानी कि पहले तो छात्र जीवन में, फिर बाद में भी मैं क्योंकि पास में ही रहता था, तो हम लोगों का अड्डा था। एक कुछ पत्रकारों का भी था, कुछ लेखकों का भी था, कुछ कवियों का भी था। तो एक अच्छा अड्डा था, मतलब एक शहर का एक बड़ा जो केंद्र हुआ करता था वो तो कॉफी हाउस हुआ करता था। लेकिन कॉफी हाउस के बाद जो साहित्य का एक दूसरा जो पुराने लखनऊ या कह लीजिए मध्य लखनऊ का जो इलाका था, उसका वो कंचना था। तो वो हम लोग वहाँ पर बैठते थे, गपशप भी करते थे और राजनीति की चर्चा, सामाजिक चर्चाएं, एक तरीके से कह लीजिए कि शुरुआती जो दौर है वो शुरुआती दौर
में कंचना की जो अड्डेबाजी थी, हाँ, बैठकी थी, उसका असर जी। हुआ। और एक बात और भी बताएं, कंचना तो था ही वहां पर, अमीनाबाद के कोने पर एक अब्दुल्ला होटल हुआ करता था, अब्दुल्ला चाय खाना। अब्दुल्ला चाय हाँ खाना। तो अब्दुल्ला का जो था वो अमीनाबाद चौराहे का जो ये नजीराबाद और कैसराबाग से जो हाँ, रास्ता आता है, जी। वो अमीनाबाद में जहाँ मिलता है, उसके बस दाहिने कार्नर पे वो अब्दुल्ला होटल था, चाय खाना था वो। तो उस चाय खाने पर कई तरह के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, कुछ अदीब वहां पर चाय खाने के अंदर तो बैठते ही थे। उन दिनों लखनऊ में, आज मुझे नहीं पता क्या है, कि मुअम्मा चला करता था, मुअम्मेबाजी का, यानी जो पहेली होती थी उर्दू की, हाँ, तो उर्दू की पहेलियां को लोग लिए हुए फार्म उसका वहां भरा कर, और वो अड्डा इस सेंस में कि भाई ये हाई कोर्ट के जो जस्टिस हुए, सुरेश मिश्रा पत्रकार, सुरेश सिंह पत्रकार, और बाबू खां कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे, और शकील अहमद एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे, एमएलए थे, हैं वो। इस तरह के लोग वहां पर चाय खाने में बैठते थे, और बाद में वो चाय खाने के बाहर निकल करके उस कोने पर खड़े होकर के 8-10, 7-8 लोग, कभी कभी हम भी उसमें शामिल हो जाते थे, रात के 11 बजे, 11:30 बजे तक वो अड्डेबाजी वहां पर होती थी। और इस तरह कुछ और भी, जैसे उर्दू के जो शायर थे और ये थे, इन लोगों के भी अड्डे थे। तो जहाँ कंचना जो हमारा था, कंचना के थोड़ा पास में एक था, एक चाय खाना था जिसको कि मुस्लिम चलाते थे सज्जन, तो वहां पर उर्दू वाले बहुत बैठते थे। तो ये कई तरह के अड्डे थे, और तो उस समय मिलने जुलने के और चर्चाओं के ये थे। तो मैं समझता हूँ कि अमीनाबाद बहुत गुलजार हुआ था उन जमाने में, और अमीनाबाद में ही एक इंडियन बुक डिपो हुआ करता था, है तो वो आज भी, लेकिन अब उस जमाने का जो इंडियन बुक डिपो था, कि उस इंडियन बुक डिपो में मैंने जो है अब्दुल्ला नागर को देखा है, बोधि चरण वर्मा को देखा है, ये लोग टहलते हुए जाते थे, वहां पर उसको चलाते थे। तो वहां पर एक अच्छा खासा चर्चा इसका था, और हिंदी साहित्य की बेहतरीन किताबें वहां पर मिल जाया करती थी। तो इंडियन बुक डिपो भी बहुत अच्छा अड्डा था। और दानिश महल भी था, दानिश महल भी था, हाँ पास में दानिश महल था। तो लेकिन हम लोग दानिश महल ज्यादा नहीं जाते। बाद में जो था कि आबिद सुहेल साहब ने पुस्तकों की दुकान, बुक शॉप खोली थी, तो उनके यहाँ हम लोग जाया करते थे। आबिद सुहेल साहब से परिचय भी हो गया था। तो वहां पर उर्दू की किताबें थी, वहां पर दानिश महल भी आसपास था। तो वो उर्दू के लोगों का भी और हिंदी के लोगों का भी थे, अलग अलग अड्डे थे। कुछ लोग मिलते जुलते भी थे, जैसे हम लोगों के कई ऐसे लोग थे, जैसे अनीश अशफाक, अब तो इधर रहते हैं गोमती नगर इधर। उस जमाने पुराने उसमें रहते थे, वकार नासरी रहते थे, और कुछ 2-3 लोग थे, इसमें नाम नहीं याद आ रहे हैं, शहनशाह मिर्जा थे। तो ये सब लोग थे। तो हम लोग इनके साथ भी वहां पर मिलते जुलते थे, और वहां पर जो सड़क के किनारे के जो चाय खाने थे, वहां भी हम लोग बैठते थे। लगभग हर इतवार को हम लोग जरूर मिल जाते थे। तो बहुत अच्छा माहौल था। तो कहने का मतलब कि शुरुआत में, यानी लिखने का सिलसिला बाद में शुरू हुआ, लेकिन ये पढ़ने की चाहत, मिलने जुलने के साथ, और अदब में और साहित्य में जो दिलचस्पी का सिलसिला था, वो वहीं शुरू हुआ। तो मतलब चाय खानों का आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा रोल है। हाँ, हम लोग देखिए, ऐसा था उस जमाने में, एक ऐसा भी था कि बहुत ऐसा नहीं था कि लोग घरों पे जा रहे हैं और डाइनिंग रूम में बैठ रहे हैं, इस तरह का नहीं था। मतलब हम लोग का ये चलन भी था कि कोई आया तो हम लोग बाहर निकल के अपने चबूतरे पर ही बात कर रहे हैं बहुत देर तक, या उसके यहाँ गए तो वो भी बाहर निकल के चबूतरे पर। तो और हम लोग के जो अड्डे थे वो चाय खाना था। वो घर से निकल करके आए, और वहां पर भाई घंटे पर बैठे हैं, 2 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो वो एक जिसे कहा जाए कि निर्मित, जिसको हिंदी में कहते हैं मेकिंग, तो वो निर्मित में जो है, तो वो आप चाय खाने कह लीजिए, और एक जो एक आदमी का जो एक व्यक्तित्व समझ ये जो बनती है, तो वो जाहिर है कि एक संवाद से बनती है। तो संवाद के लिए लोग वहाँ हर तरह के लोग उपलब्ध थे। तो वो मैंने पहले ही बताया, कवियों का अड्डा था। इधर मैंने कविता नहीं लिखी है, लेकिन संवाद होता था, तो साहित्यिक संवाद होता था ये।
तो शुरुआती असर तो है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और बाद में हमें ये भी पता चला कि आपकी दोस्तियां बड़ी खास रहती हैं, हालांकि बहुत दोस्त होंगे आपके, लेकिन एक नाम जो हम सुनते हैं वो नदीम हसनैन साहब जी का जी नाम जी, है नदीम आपके खास हसनैन। दोस्तों में। जी जी और जी। एक बात इस हवाले से और सुनते हैं कि उनकी शादी में कोई मिल्ली शरबत पिलाया गया था, जो एक ही गिलास में सबको पिलाया गया था। जी, इसका कहाँ से क्या किस्सा अच्छी है? जानकारियां आप इकट्ठा करके आए हैं। इसका देखिए, क्या नदीम किस्सा है? हसनैन हमारे जो है विश्वविद्यालय के दिनों के, जब हम लोग स्टूडेंट थे, बीए में हम लोग पढ़ते थे साथ में। तो हालांकि नदीम हसनैन के जो विषय थे बीए के वो अलग थे, हाँ, मेरे अलग थे। जी, तो हम लोग के कॉमन फ्रेंड प्रदीप कुमार हुआ करते थे, जो पत्रकार हुए और दिल्ली में हैं आजकल। तो प्रदीप कुमार, नदीमुल हसनैन, ये मोहम्मद शुएब जो है, अच्छा, जो एडवोकेट। हाँ मोहम्मद शुएब एडवोकेट, हाँ, ये हमारे क्लास फेलो थे। तो ये एक हम लोगों का साथ था। हबीबुल्लाह हॉस्टल हुआ करता था लखनऊ विश्वविद्यालय का। उस हबीबुल्लाह हॉस्टल में जो है वो हम लोगों की बैठकी होती थी। मोहम्मद शुएब, नदीम हसनैन से मेरा परिचय वहीं का था। यद्यपि रहते हम लोग आसपास है, मौलवीगंज में। मौलवीगंज सड़क के इस पार मेरा घर था और सड़क के उस पार जो है नदीम साहब का था। तो हम लोग के शुरुआती दौर से ही हम लोग की दोस्ती थी। और और जिसे कहा जाए कि राजनीति की तरफ जो आकर्षण हुआ वो मोहम्मद शुएब के साथ हुआ। अच्छा, मोहम्मद शुएब बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस में मेरे क्लास में थे। और ये उन दिनों समाजवादी जनसभा में बहुत सक्रिय थे हैं। और मतलब नेता थे। जो छात्र जीवन था, लेकिन उस जमाने में ये जो है कुर्ता पैजामा ये सब पहनते थे। और बहुत सक्रिय थे समाजवादी। उस जमाने में मुख्तार अनीस हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में, सददेव त्रिपाठी थे। तो समाजवादी युवा सभा का अच्छा बोलबाला था। तो शुएब ने जो है हमको समाजवादी युवा सभा से जोड़ा। और फिर पान दरीबा में जो है समाजवादी पार्टी का कार्यालय हुआ करता था। तो हम लोग उन्हीं के जरिए से वहां उनके कार्यालय में भी जाने लगे लोगों से। और समाजवादी आंदोलन के या सोशलिस्ट पार्टी के बड़े से बड़े नेता से हमारी वहां मुलाकात हुई। राजनारायण, जनेश्वर मिश्रा, और जो बाकी और बहुत से नेता, अर्जुन सिंह भदौरिया थे जो एमपी हुआ करते थे, सरला भदौरिया थी, हबीबा बानो तहसीन थी। तो इस तरह के लोग थे। तो हम लोग का एक शुरुआत जो है एक समाजवादी आंदोलन से जुड़ी हुई, और उसका श्रेय जो है मैं मोहम्मद शुएब को देता हूँ। नदीम हसनैन की आपने बात की, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। और मेरी शादी की बारात में फैजाबाद में हुआ तो वहां ये गए थे। मैं इनके गया। तो अभी आपने जो सिलसिला किया, तो ये बाराबंकी का रुदौली जो इलाका, तो रुदौली में बारात गई थी इनकी शादी की, तो हम उसमें शामिल हुए थे। तो उसमें बहुत अच्छे, बहुत मतलब इनके रिश्तेदार, ये कई लोग बहुत अच्छे उसमें थे। वही अच्छा खानदान था इनका। तो बहुत अच्छे लोग थे, हम दोस्त लोग थे वहां पर। तो उसमें शामिल हुए। तो रात में ये हुआ कि भाई अच्छा वो रुदौली का था, तो जो था दालान या जो जगह थी उसमें पुआल, जाड़े का टाइम था तो पुआल बिछा हुआ था। तो हम लोग बड़े आनंद के साथ उस पुआल पर बैठे हुए, और चाय कॉफी के दौर भी चल रहे थे। तो पहली बार ये हुआ कि वो चाय जो दी जा रही थी, शरबत तो नहीं, मिल्ली शरबत का तो सिलसिला उर्दू एकेडमी का है। तो जो चाय जो थी वो सामान्यतः ये है, हम लोग की आदत पड़ी हुई कि चाय जो है एक कप में फिर धो करके दूसरे को दो, इस तरह। तो उसी तरह से दी जा रही थी कि भाई वो एक ने पी फिर दूसरे ने, ये इस तरह से कुछ ऐसा हुआ। तो हमें थोड़ा सा ये हमारा जो है निर्मित है वो। तो एक छोटी सी घटना, लेकिन जो आप मिल्ली शरबत वाली बात बता रही हैं, वो उर्दू एकेडमी की है। अच्छा, क्या है ये? उर्दू एकेडमी कैसरबाग में हुआ करती जी, पहले कैसरबाग में थी। तो वहां पर ये जरूर था कि उस जमाने में हिंदी और उर्दू के जो अदीब थे, जो लेखक थे, हम लोगों का तो शुरुआती दौर था, लेकिन मिलते जुलते थे और जाते थे। हम लोग भी जो लिखने लगे थे तो हम उर्दू एकेडमी में जाते थे। वो और बहुत से लोग वहाँ परिचित थे, हाफिज सोहेल साहब थे ही, और लोग भी थे। तो शरबत वहां पर
युवा की भाई शरबत, तो वो बड़े से उसमें शरबत बना और उसी गिलास में शरबत दिया जा रहा है, वही गिलास आगे बढ़ाया जा रहा है सब लोग तो उसको मिल्ली शरबत कह लीजिए। अब वो हमारे संस्कारों में वो नहीं शामिल था, नहीं तो तो वो एक लगता था वो, लेकिन उसका एक आनंद भी था देखिए मिलने जुलने का। और दूसरा आपने भाई मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ, और देखिए हिंदू मुस्लिम जो संबंधों की सहकार की बात थी, मौलवीगंज का नदी मेरे तो खास दोस्त थे। फिर मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की नौकरी में आ गया था, और उसके बाद शादी हुई मेरी। तो मेरे एक बड़े अजीज दोस्त थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे, बड़े ट्रेड यूनियन लीडर थे हमारे LIC के, उनका नाम इकबाल जाफरी था। तो वो मेरी जो शादी का कार्ड है, तो उस शादी के कार्ड में जो RSVP होता है, हिंदी में विनीत जो लिखते हैं, उस विनीत में इकबाल जाफरी का नाम है। अब आप सोचिए 1977 का वाकया है ये। 1977 का ये वाकया, मेरे इतने अजीज दोस्त थे वो, मेरे एक और दोस्त प्रदीप कुमार का भी नाम उसमें था, तो दूसरे हमारे इस मुस्लिम दोस्त का नाम था। आज ये घटना बताई जा रही थी, लगता बड़े भाई कोई बड़ी वगैरह, लेकिन वो सामान्य घटना, उसको इस तरह से नहीं डाला था कि किसी मुसलमान का नाम है, हमारे दोस्त थे नाम डाला। और वही कार्ड देखिए हमारे गांव गया, हमारे ये गया, किसी को किसी तरह शायद रिश्तेदार, किसी को किसी तरह का वो नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई ये क्या मुसलमान का नाम है या ये है। दूसरा देखिए मैं मौलवीगंज के इलाके में रहता था, थोड़ा ही बात कहा जाना जरूरी है कि आज का जो समय आ गया है, जो हिंदू मुस्लिम के अंदर एक भेद की भी बात है, हम जैसे लोग जिस माहौल में पड़े बढ़े हैं, यानी कि देखिए ईद बकरीद ये सब मनाई जाती थी, मौलवीगंज में रहता था, तो वो जो मौलवीगंज का जिस इलाके में रहता था, तो सामने सामने के घर जो थे, अधिकांश जो घर थे वो हिंदुओं के थे। बगल की जो गली में था वो मुस्लिम से घर जाता, सामने के भी एक दो हिंदुओं मुसलमानों के घर थे जो थोड़ा संपन्न थे, बाकी जो मेहनत का इस तरह के लोग थे सबके वो था पूरा। और आप देखिए कि 50 की मेरी पैदाइश है, और 51-52 में यहाँ लखनऊ में आ गए होंगे, और तब से लेकर के 1981 तक हम उसी इलाके में रहे, यानी 30 साल तक हम उसी इलाके में रहे। और कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई झगड़ा, कोई मतभेद, कोई अंतर, इस तरह की चीजें हुई नहीं। बल्कि जैसे बकरीद का होता था तो कुर्बानी होती थी, हमारे बगल के घर में थे, तो उनके यहाँ कुर्बानी होती थी, तो कुर्बानी के बाद जो मांस होता था तो उसको हिस्सा कहते थे। तो हिस्सा हमारे यहाँ भी आता, मेरे पिता जो है जो खाते थे, मीट खाते थे, मेरी माँ भी खा, हम लोग नहीं खाते, तो वो बाकायदा हिस्सा आता था, कच्चा गोश्त फिर वो बनता था एक करके, तो इस तरह का ये था। और वो मुस्लिम्स का पीछे था वो सामान या निम्न दर्जे के बहुत से होते थे मेहनत कश लोग, तो हमारे घर के सामने चबूतरा था, तो वहां आकर के बच्चे मान लीजिए ताश खेल रहे हैं या ये खेल रहे हैं, तो मेरे पिताजी निकल के कभी कभी 2-4 झापड़ उनको लगा दिया करते। कभी भी किसी भी उनके अब्बा या किसी ने आकर को शिकायत नहीं की कि आपने क्यों किया, बल्कि कहते थे कि बाबूजी इसको 2 झापड़ और मारा हो। मतलब ये इस तरह का था। अब आज के समय में देखिए इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो एक ऐसे वातावरण में हम लोग पले बढ़े, और कभी इस बात को महसूस नहीं किया। उर्दू मुझे नहीं आती है, लेकिन दोस्त इतने लोग थे कि उर्दू की चीजें, इनकी चीजें एक बातचीत हुआ करती थी, जो साहित्य आता था वो हम लोग जो है हम हमारी वाकफियत रहती थी, उसके बारे में बहसें होती थी, तो एक इस तरह का था। तब से अब तक जैसे आप एक गंगा जमुनी तहजीब के माहौल में पले बढ़े, अब के माहौल में आप जाती जिंदगी में, जाती रिश्तों में भी क्या वो कड़वाहट या वो तफरका या भेदभाव आप देखते हैं? मेरी अपनी जाती जिंदगी, मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन, हम लोग दूसरे तरह के लोग हैं, तो हमारे में क्या फर्क आएगा? जो हमारी दोस्तियां थी वो बरकरार हैं, चाहे श्वेत ये वो। अब मोहल्ला पड़ोस से देखिए, ये ज्यादातर इस मोहल्ले में तो हिंदुओं के ही घर में हैं, और 2-3
हैं, मुस्लिम्स के घर है, अच्छे हैसियत के लोग हैं, अच्छे तरीके के लोग हैं। तो ये तो जो है कि भाई शादी ब्याह होता है तो निमंत्रण उनके यहाँ भी जाता है, वो लोग आते भी हैं, उनके यहाँ भी कुछ ऐसा होता है तो वो करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जो इसे कहते हैं मिलना जुलना जो है, हालांकि मिलना जुलना उनसे क्या, जो दूसरे लोग भी उनसे भी मिलने जुलने का अब सिलसिला खत्म हो गया है। एक अब जीवन बदल गया है, तो कॉलोनी के लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं है, नहीं करते हैं। लेकिन कोई दुराव या इस तरह का नहीं है, ऊपर से देखने में नहीं है। लेकिन जो राजनीति का जो माहौल है, उस राजनीतिक माहौल का असर तो पड़ता है, चीजों का है वो। लेकिन इस तरह की कॉलोनी में क्योंकि संख्या कम है, मैं समझता हूँ कि जो पुराना लखनऊ है या जो उस तरह के जो इलाके हैं, वहां पर तो जरूर कुछ इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती होंगी, लेकिन हम लोग को तो ऐसा महसूस नहीं करते हैं। पहले वीरेंद्र जी एक बुक स्टोर कल्चर हुआ करता था। हाँ, बड़े बड़े किताबों की दुकान, वहाँ एक बैठकी का अड्डा होता था, जो बहुत रौनक अफरोज होता था। हमने राम अडवाणी खुद देखा है। लेकिन ये बुक स्टोर बैठकी का कल्चर धीरे धीरे खत्म होता चला गया, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मैंने अभी आपको इंडियन बुक डिपो का मैंने नाम लिया, तो वो अड्डा था। और बाद के दौर में राम आडवाणी का तो था ही, राम आडवाणी का अंग्रेजी किताबें थी, थोड़ा सा एलिट किस्म का माहौल होता था पढ़ने लिखने वाले। लेकिन एक चेतना बुक सेंटर हुआ करता था, अब बंद हो गया है। गांधी आश्रम जो अब है, गांधी आश्रम के बगल की जो लेन थी वहां पर हुआ करता था। तो वो प्रगतिशील किताबों का, वामपंथी किताबों का अड्डा था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की वो दुकान थी। तो उस कम्युनिस्ट पार्टी की दुकान में खाली पार्टी साहित्य ही नहीं, जो प्रगतिशील और जो गंभीर साहित्य था उसकी किताबें हिंदी और अंग्रेजी की वहां पर उपलब्ध हुआ करती थी। तो वो अच्छा खासा अड्डेबाजी का दौर था। कई अखबारों के पत्रकार वहां पर आ जाते थे, हम लोग चले जाते थे, तो दोपहर में भी अड्डेबाजी होती थी वहां, बहस मुबाहिसे और ये सब होता था और वो होता था। तो ये सब केंद्र ऐसे थे। अभी मैंने जिस इंडियन बुक डिपो का नाम लिया, मैंने कहा कि अड्डेबाजी का केंद्र था। उसी इंडियन बुक डिपो की हालत बाद के दौर में ये हो गई कि वहां पर जो है एक महिला बैठती हैं, तो वो चलाती हैं, उसके मालिक वो अब नहीं रहे। तो वहां पर जैसे ही आप जाइए आज के दौर में, तो वैसे ही पूछा जाता है आपको क्या चाहिए। है और अगर आपने किताबों पे हाथ लगाया तो वो मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। आपको क्या चाहिए हम दे देते हैं। भाई किताबों की दुकान में कोई जाता है तो किताबें देखता है, पलटता है, खरीदता है, नहीं भी खरीदता है, पढ़ता है थोड़ा है। तो इस तरह का एक है। बाद में यूनिवर्सल बुक डिपो हजरतगंज का जो है, उसने थोड़ा माहौल ऊपर अपना जो बनाया था, वहाँ उन्होंने बैठने का थोड़ा सा किया, बीच में कॉफी वॉफी कभी कर देते थे, लेकिन बहुत चला नहीं। दूसरा ये है कि आज का देखिए जो दौर है, आज का दौर तो ऑनलाइन किताबें मिल रही हैं, ये सब है। तो किताबों की दुकान में आना जाना कम हो गया है। किताबों की जरूरत है, किताब लोग खरीदते भी हैं, किताब प्रेमी भी हैं, लेकिन जो बुक कल्चर था, जो वो धीरे धीरे जो है सार्वजनिक जीवन में वो कम होता जा रहा है। उसका कारण भी है कि भाई पहले जो अड्डे थे, अड्डे कम होने से, काफी हाउस था, ये सब सारी चीजें थी। तो अब वो तो मानना पड़ेगा कि वो चीजें कम होती जा रही हैं। किताबों की दुकानें बंद होती जा रही हैं। राम आडवाणी की दुकान बंद हो गई, चेतना बुक सेंटर बंद हो गया। और तो और मैगजीन्स देखिए, मैं यहाँ जिस रह रहा हूँ इंदिरा नगर के इलाके में, पहले यहाँ 3 मैगजीन की बहुत अच्छी दुकान थी भूतनाथ के आसपास, कि उन दुकानों में अंग्रेजी की श्रेष्ठ यानी इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली से लेकर के, मेन स्ट्रीम से लेकर के, सेमिनार से लेकर के सारी पत्रिकाएं मिल जाती। अब वो तीनों दुकानें बंद हो चुकी हैं। कोरोना के बाद पाठक कम हो गए। पाठक कम हो गए। देखिए एक बात तो पाठक कम हो गए, और तो इसलिए वो दुकानों का बंद होना लगी। यानी मुझे जो है अब कुछ मैगजीन्स की जरूरत होती है, फ्रंटलाइन है कुछ इस तरह की, तो हजरतगंज जाना पड़ता है। कोई उपलब्ध नहीं है किसी तरह का। मान लीजिए हमसे ही किसी को चाहिए, हमसे यहाँ नहीं मिलेगा, वो उसके लिए हजरतगंज ही जाना पड़ेगा। तो दुकानें, भाई आप क्या करेंगे। अब सवाल ये है कि पहले रेलवे स्टेशनों पर व्हीलर की शॉप जो हुआ करती थी, सब मैगजीन्स मिल जाती थी। अब व्हीलर की शॉप में वहाँ चिप्स और खाने वाली इसकी चीजें हैं, मैगजीन्स ये सब मिलना बंद हो गई है।
तो दोनों बातें हैं। एक उपलब्धता भी कम हो गई है। पहले ये था कि मैं अपने मौलवीगंज से घर से निकलता था तो महिला कॉलेज के पास एक मैगजीन की दुकान थी, अमीनाबाद चौराहे पर आकर अखबार वाले अखबार बेचते थे, कुछ मैगजीन भी की दुकान थी, थोड़ा आगे जाकर के एक निगम बुक डिपो हुआ करता था, वो थोक स्टॉकिस्ट भी था, मैगजीन भी रखता था सारी वो। तो आपकी आंखों के सामने जब चीजें होती हैं तो आपको जरूरत भी होती है, आप उसको खरीदते भी हैं या पलटते भी हैं, जानते भी हैं। जब वो अदृश्य हो गई हैं, आज के समय में अदृश्य हो गई हैं। पहले पत्रिकाएं जो है उपलब्ध होती थी, पाठक देखता था, खरीदता था। अब यह है कि जिन पाठकों की रुचि है उन्हें खोजना पड़ता है, उन्हें ढूंढना पड़ता है, उनके नजदीक जाना पड़ता है, ये कहाँ मिलेंगी, ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। वैसे तो आपने बताया कि अड्डेबाजी ने आपको इस तरफ मोड़ा है, तो आपका जो एक खास वो है भाई, साहित्यकार के तौर पे आप हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। इस तरफ आने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ? देखिए, हम शुरू से ही, वो ये कहा जा सकता है कि बचपन से ही बहुत पढ़ाकू रहे हैं। मेरी कोई और दूसरी रुचि नहीं रही थी, खेल में कोई रुचि नहीं, यानी आज की तारीख तक मेरे स्पोर्ट्स में कोई रुचि नहीं है। बड़े बड़े क्रिकेट के सब होते हैं, मैं नहीं जानता। जब अखबार की वो बैनर हेडलाइन आ जाती तो मुझे पता चलता है, या मान लीजिए कि अगर बच्चे हैं तो वो देख रहे हैं तो पता चलता है कि आज ये मैच है। मेरी अपनी कोई कहने मतलब कि एक ही रुचि थी, पढ़ना। और पढ़ने में शुरू के दौर में था कि अखबार पढ़ना, पत्रिकाएं पढ़ना। घर का भी कुछ ऐसा था कि भाई हमारे घर में अखबार भी आता था, पिताजी भी पत्रिका लेते थे, किताबों का भी उन्हें था पढ़ने का, वो तो किताबें भी घर में कुछ दिखाई पड़ गई थी। तो घर से ही पढ़ने का शौक और हमारी रुचि भी थी। तो और जैसे कि जब अमीनाबाद इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तो प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद का साहित्य वहां के पुस्तकालय से इशू करा करके पढ़ना शुरू किया हमने। और बाद के दौर में यानी कि मैं साहित्य का छात्र नहीं रहा हूँ, यानी कि हिंदी में मैंने जो है कोई वो डिग्री नहीं प्राप्त की। अच्छा, है हिंदी मैंने पढ़ा ही नहीं। अच्छा। हिंदी मेरा कोई विषय नहीं रहा, यानी कि बीए के स्तर पर मेरा विषय था अंग्रेजी साहित्य, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा। ये 3 विषय थे। और एमए के स्तर पर था पॉलिटिकल साइंस, मैंने पॉलिटिकल साइंस किया। और वो भी हम अंग्रेजी माध्यम में लिखते थे, पॉलिटिकल साइंस भी, ये अपने सारे। तो मेरी रुचि अंग्रेजी में बहुत थी। मैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ता था, अंग्रेजी की पत्रिकाएं पढ़ता था। और शुरू में हमने अंग्रेजी में लिखना भी शुरू किया, यानी अभी आपने नदीम साहब का नाम लिया, तो ये एंथ्रोपोलॉजी में थे। तो उस समय ये रिसर्च एसोसिएट और ये इस तरह के थे, तो इनके डिपार्टमेंट से एक मैगजीन रिसर्च बुलेटिन निकला करती थी। तो मैंने पहला अंग्रेजी का जो लेख था, रिसर्च बुलेटिन, टोटल रिवोल्यूशन द मिथ एंड रियलिटी, जेपी का मूवमेंट चल रहा था। अच्छा। टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, उस पर लिखा। तो वो इनकी जो है रिसर्च बुलेटिन में छपा। फिर हमने पायनियर में भी उसको थोड़ा सा उसका एक हिस्सा भेजा, तो पायनियर अखबार में छपा। प्रेमचंद पर मेरा पहला लेख जो है अंग्रेजी में नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में छपा। अच्छा। जब प्रेमचंद की शताब्दी मनाई जा रही थी 1980 में। तो मेरी रुचि जो है राजनीति के रास्ते में, मतलब राजनीति और पत्रकारिता, इसमें मेरी ज्यादा रुचि थी। और पढ़ने में रुचि थी तो मैं साहित्य में पढ़ता था। और साहित्य पढ़ने के साथ साथ फिर मैंने आलोचनात्मक कुछ पुस्तकें पढ़ी, जैसे आलोचना पत्रिका उसी चेतना बुक सेंटर पे आती थी, वहां मैंने पढ़ी। मार्कंडे की कथा पत्रिका आती थी, वो मैंने पढ़ी। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो आलोचना पुस्तक था, वो 2-3 वो वहां मिली, उसको मैंने पढ़ा। तो उससे मेरी आलोचना के प्रति रुचि जागी। तो हमारा जो पढ़ने का सिलसिला, और साहित्य में देखिए शुरू में मैंने कुछ कहानियां भी लिखी, 3-4 कहानियां लिखी, और वो छपी भी, अखबार में छपी। लेकिन मुझे लगा कहानियों मेरी गति ज्यादा नहीं है। आलोचनात्मक लेखन की तरफ, या जो एक सामाजिक लेखन, सांस्कृतिक लेखन, तो हमने शुरू में इस तरह के लेख लिखने शुरू किए जो अखबारों में छपे। जैसे उस जमाने में था कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, तो आंदोलन चल रहे थे कि भाई 18 वर्षीय मताधिकार होना चाहिए, छात्रों के आंदोलन। तो मैंने पहला लेख जो है हिंदी में 18 वर्षीय मताधिकार पर लिखा था। अच्छा। जो कि नवजीवन अखबार जो उन दिनों निकला करता था, वो नवजीवन अखबार में प्रकाशित हुआ। फिर जैसे राजनीतिक रुचि का ही विषय था, पूर्वी जर्मनी को उन दिनों मान्यता नहीं दी गई थी। राजनीति में रुचि भी थी, मैं राजनीति का छात्र था। तो मैंने एक लेख लिखा, पूर्वी जर्मनी की मान्यता का प्रश्न।
तो वो लेख लिखा मैंने और नवजीवन के डिब्बे में डालाया। वो पता चला कि वो अगले ही दिन, यानी जिस दिन मैंने डाला उसके अगले दिन अखबार में छप गया वो लेख। अच्छा। उनके काम कर रहा होगा, हाँ। एडिट पेज पर छप गया। तो इस तरह के, यानी कि एक राजनीतिक विषयों पर मेरी रुचि रही, सामाजिक विषयों पर रुचि रही, उससे लिखना शुरू हुआ। क्योंकि मैं साहित्य में पढ़ता था और फिर हम लोगों ने प्रगतिशील लेखक संघ का यहाँ पर गठन किया। फाउंडर लखनऊ में जो हम लोगों ने अपनी इकाई बनाई। इस तरह प्रगतिशील लेखक संघ का जो पुनर्स्थापना थी, रिवाइवल, मानी शुरू तो बहुत पहले हो गया था, बीच में स्थगित हो गया था, उसको हम लोगों ने पुनर्जीवित किया। तो पुनर्जीवित करके उसकी बैठकें होने लगी। और अच्छी बात ये थी कि शुरू के उस दौर में हिंदी उर्दू की मिली जुली होती थी। रामलाल जी थे उर्दू के, वो वहां पर आते थे, इतने बड़े हमारे पास में ही रहते थे, इंदिरा नगर में ही रहते थे। तो रामलाल जी थे, और शहनशाह मिर्जा थे, वकार नासरी थे, और भी कई लोग थे जो उन बैठकों में आते थे, अपनी कहानियां पढ़ते थे, और जो दूसरी कहानियां पढ़ी जाती थी हिंदी के भी, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते थे, टिप्पणी देते थे। तो एक मिला जुला एक सिलसिला था। तो साहित्य में इस तरह से रुचि हुई उस प्रगतिशील लेखक संघ की गोष्ठियों के माध्यम से। फिर प्रगतिशील जो पत्रिकाएं पढ़ने लिखने का सिलसिला हुआ उसके माध्यम से, तो वो सिलसिला चल निकला। और बाद में फिर मेरा जो है उपन्यासों में मेरी रुचि हिंदी के उपन्यासों में हुई, और फिर मैंने गंभीर आलोचनात्मक लेखन उपन्यासों का किया। लेकिन अगर कमोबेश देखा जाए तो आपकी उम्र के लेखक जिनसे हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, बहुत ढेर सारी सबकी किताबें हैं, और आपकी किताबें पांच किताबें ऑनलाइन दिखती हैं जो। और तो आप इतने पॉलिटिकल, इतने साहित्यिक उसमें रहे, इतनी आलोचना करते रहे, तो आपकी किताबें संख्या में कम है ऐसा क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है ना, उस तरह से देखा जाए तो मैंने जो है साहित्य को कुछ लोग कैरियर बनाते हैं। मैंने साहित्य को कैरियर के रूप में नहीं, एक रुचि के रूप में और एक हस्तक्षेप के रूप में। तो मैंने बहुत लिखा, अखबारों में बहुत लिखा, पत्रिकाओं में बहुत लिखा, और लगातार मैं लिखता रहा। किताबें, जैसे बहुत से लोग हैं कि भाई कहानी संग्रह लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, अपना छपा रहे हैं, मेरी रुचि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा रही नहीं। तो स्वाभाविक रूप से जो मैंने लिखा है, फिर बाद में जो हमारा जो बड़े मतलब महत्वपूर्ण जो लेखन था, आलोचनात्मक लेखन, जो उपन्यासों को लेकर के फिक्शन के रूप में आया, जो कि कदभों में, आलोचना में, हंस में, इस तरह की पत्रिकाओं में छपता रहा। फिर वो किताब की शक्ल में भी आया, तो अब हमारी किताबों में भी वो शामिल है। तो मैंने कभी गणना इस बात की नहीं की कि मेरी किताब आ जाए। आज भी बहुत सा मेरा ऐसा लेखन है जो कि अभी अप्रकाशित है। तो कभी मैं उस तरह का महत्वाकांक्षी नहीं रहा, जैसे बहुत से लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। या बहुत उपन्यास नहीं, हाँ, देखिए मैं तो फिक्शन राइटर तो था नहीं, एक कहानीकार होते उपन्यास। हाँ, तो मैं तो आलोचनात्मक लेखन मेरा था। तो अब जैसे कि हिंदी में जो भी लिखा गया, गोदान या महिला आंचल या आधा गांव या झूठा सच, ये सब बड़े उपन्यास लिखे। इन उपन्यास, मुझे महसूस हुआ कि इन उपन्यासों के बहुत महत्वपूर्ण है, इन पे जो एक गहरी सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से और बहुआयामी ढंग से जिन उपन्यासों पर विचार किया जाना चाहिए, जो लिखा जाना चाहिए, वो नहीं लिखा गया है। तो मुझे लगा कि भाई ये क्षतिपूर्ति मुझे करनी चाहिए, तो मैंने लिखा उसको। और उसकी जो है एक जिसे कहा जाए कि स्वीकार भी किया गया, उसकी स्वीकृति भी हुई। और तो ये है, तो कहने का मतलब कि मैं एक गंभीर प्रवृत्ति का पाठक भी रहा हूँ, गंभीर प्रवृत्ति का एक लेखक भी हूँ। तो जब तक कोई रचना हमको चुनौती नहीं देती है, वो चुनौती दोनों तरह की हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। सकारात्मक चुनौती ये कि मान लीजिए कि अरुंधति राय का उपन्यास आया, तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अभी पिछले दिनों आया, या उसके पहले जब आया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आया। तो हिंदी वाले जो है अंग्रेजी की इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, तो मैंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर भी लेख लिखा, लंबा लेख लिखा। और मैंने द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, दूसरा उनका उपन्यास आया, उस पर भी लिखा। हाँ, तो अब ये तीसरा उनका सम्मानात्मक आया है, अभी 3 दिन पहले मैंने मंगाया, मदर मैरी कम्स टू मी।
तो मेरी रुचि जो है समान रूप से हिंदी में भी रही, अंग्रेजी में भी रही है। और शुरुआती दौर का मैंने बताया कि मैं अंग्रेजी की जो है माध्यम के में ज्यादा सहज सरल महसूस करता रहा, पढ़ता रहा। और आज की का भी यह है कि जो किताबें मूल रूप से अंग्रेजी में मौजूद है, मैं अंग्रेजी में ही पढ़ता हूँ, वो हिंदी में मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो मैंने यह भी किया कि जो अंग्रेजी का मेरा एक लेख है, इंडियन इंग्लिश नॉवेल, जो भारतीय लेखकों द्वारा जो अंग्रेजी में लिखित है। हिंदी में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, इस पर लिखा नहीं, मैंने लिखा इंडियन इंग्लिश नॉवेल पर बड़ा लेख लिखा और उसकी बहुत चर्चा हुई और आज भी लोग उसको याद करते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे इलाके में मैं गया है कि जिन इलाकों में लोग नहीं गए थे। तो अतिया हुसैन का उपन्यास ब्रोकन लाइट अनसन कॉलम है, हिंदी वाले जानते ही नहीं, मैंने उस पर पूरा अतिया हुसैन की शताब्दी वर्ष आया, मैंने उस पर एक लंबा लेख लिखा, तद्भव में प्रकाशित हुआ, फिर अब मेरी किताब में भी शामिल है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, या अब्दुल्ला हुसैन का उपन्यास उदास नस्लें, वो हिंदी में बाद में आया, उर्दू में आया हुआ था, फिर अंग्रेजी में आया है। तो अंग्रेजी का ही आया, तो मैंने अंग्रेजी का उपन्यास ही लेकर के उस पर एक लंबा लेख लिखा उदास नस्लें पर। वो जब अब्दुल्ला हुसैन साहब नहीं रहे तो लोग ढूंढ रहे थे कि कौन लिखे हिंदी में इस पे लेख, तो मुझे ढूंढा लोगों ने, तो मैंने कई लेख लिखे, कई अखबारों में, राजस्थान के अखबारों, मध्य प्रदेश, वो मेरे लिए कई जगह छपे और ये करके। तो मेरी रुचि जो है बहुआयामी रही है, बहुभाषी रही है। तो और देखिए मैं ये भी बता दूं, बात यहाँ हिंदी उर्दू इन सब की हो रही है, तो मेरे लेख जो है, गोदान पर मेरा लेख और आधा गांव पे जो मैंने लेख लिखा, और मेरे और भी कई लेख जो है वो उर्दू में अनुवाद होकर के, अच्छा, उर्दू की पत्रिका, साजिद रशीद साहब जो पत्रिका निकाला करते थे बम्बई से, तो साजिद रशीद साहब ने नया वर्क नाम से वो पत्रिका थी, क्वार्टरली निकला करती थी, उन्होंने उसको अनुवाद करा करके हमारे कई लेख उर्दू में भी छापे। अच्छा। और फिर उनको वहां अनुवाद होने के कारण कुछ पाकिस्तान की पत्रिकाओं में भी छपे। तो मैं तो उर्दू जानता नहीं, पत्रिकाएं जब वो लोग भेजते थे छाप करके, तो फिर वो देखते थे। मेरे पिताजी उर्दू जानते थे, अब वो नहीं है, तो मैं उनसे कहता था इसमें देखिए विषय सूची में कहाँ मेरा नाम है, तो बताते थे ये लिखा है तुम्हारा नाम, तो फिर मैं वहां लाइन कर, अब ये है वो मैगजीन को। कहने का मतलब कि मेरी संतुष्टि ये है, कम लिखा ज्यादा लिखा, लेकिन जो भी लिखा मन माफिक लिखा, जो चाहा लिखा, और कभी संख्या या इसके उसमें नहीं। साहित्य में खेमेबाजी बहुत है। लेखक संगठनों की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान आप क्या मानते हैं? अब देखिए, लेखक संगठनों की जहां तक बात है, तो वामपंथी लेखक संगठन वामपंथी है, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच। तो इसको इस तरह समझना चाहिए कि पहले एक कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक प्रगतिशील लेखक संघ था। इस को मान लेना चाहिए कि प्रगतिशील लेखक संघ का वामपंथी आंदोलन से रिश्ता था, कम्युनिस्ट पार्टी से भी रिश्ता था, वो था। जब कम्युनिस्ट पार्टी 3 भागों में हुई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बाद उससे भी निकल करके माले का ग्रुप बन गया, ये बना, तो सीपीएम ने या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक अपना अलग लेखक संगठन बनाया, जनवादी लेखक संघ, और तीसरा संगठन बना जो है माले का, जन संस्कृति मंच। तो इन तीनों संगठन की जो निर्मित है, इनका तीनों संगठन का जो बनना है, उस बनने के पीछे तो ये है कि राजनीतिक संगठनों के द्वारा ये जो है संचालित तो नहीं कहा जाना चाहिए, प्रेरित है। हाँ, वो है। तो अब सवाल ये है कि अगर जो है कुछ बुद्धिजीवी, कुछ लेखक या कुछ वो जो है अगर सीपीएम से प्रभावित है या सीपीआई से प्रभावित है, तो उनके संगठन है वो करते हैं। तो इसका लाभ ये है कि देखिए, आप तो लखनऊ शहर में हैं, जानती हैं कि लाभ ये है कि भाई 3 संगठन है, तीनों संगठनों की गोष्ठियां होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो कार्यक्रम या गतिविधियां तो बढ़ी हैं, इन तीनों संगठनों की गतिविधियां बढ़ी, ये एक अच्छी बात है। दूसरी जो बात है कि भाई कमजोरी के रूप में या उसमें कि भाई ले दे करके लोग बहुत नहीं है,
सीमित लोग हैं, तो सीमित लोगों में अगर जो है हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारी संख्या अगर बटी हुई रहेगी, तो जो सामूहिकता बननी चाहिए थोड़ी सी उसमें बाधा आती है। हालांकि ये जरूर है कि आज के इस दौर में चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे स्थानीय स्तर पर हो, कि जो बहुत मुद्दे आते हैं उन मुद्दों पर हम लोग साथ साथ जो है अपनी बैठकें भी करते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं और जलसा जुलूस उसमें भी एक शामिल होते हैं। तो इन संगठनों का कोई बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भाई अगर मैं इसको इस तरह मानता हूं कि अगर हमारे देश में एक कम्युनिस्ट पार्टी होती, एक वामपंथी आंदोलन होता और एक हमारा सांस्कृतिक आंदोलन होता तो अधिक बेहतर स्थिति। एक चीज और देख रहे हैं वीरेन जी कि पुरुष लेखकों का महिलाओं के प्रति अभी भी नजरिया बदला नहीं है। अभी हमने हाल में बिहार की एक बड़ी घटना देखी थी, और तमाम तो ऐसी घटनाएं होती हैं जो महिलाएं बोलती नहीं, उन्हें क्योंकि यकीन है कि ये बात सुनी नहीं जाएगी। इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, पितृसत्ता, पुरुषवाद, ये भारतीय समाज का भी सच है और वैश्विक सच भी है। पैट्रियार्की से अभी भी जो है वुमेन मूवमेंट जो है स्ट्रगल कर रहा है, तो भारत में भी कर रहा है, लेकिन कोई सपाट बयानी नहीं की जा सकती। मान लीजिए एक घटना बिहार में हुई, लेकिन आप ये तो देखिए ना कि इतने सम्मेलन हो रहे हैं लेखकों का। हमारे प्रगतिशील लेखक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जनवादी लेखक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जसम का भी राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, वहां महिला लेखिकाएं भी हैं, सब लोग आते जाते हैं। तो कितनी घटनाएं यहाँ पे सुनाई पड़ती हैं। देखिए, लंपट प्रवृत्ति के लोग किसी भी संगठन में हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, और उन लंपट प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो अपने आप पर नियंत्रण रख नहीं पाते हैं, तो उस कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के समय में, और उसका कारण देखिए, पुरुषवाद भी है, पितृसत्ता भी है, और स्त्रियों के प्रति जो है एक जो नजरिया है, बहुत एक बराबरी का, समता का नजरिया कम है, और एक इस तरह का खिल्ली उड़ाने का, मजाक उड़ाने का, शक शुबहा करने का, स्त्री का सामाजिक जीवन में आना ही अब तो स्वीकार्य हो गया है। कुछ समय पहले तक था कि भाई स्त्रियां, मान लीजिए गली मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, कि भाई अगर कोई महिला पढ़ाने जाती है, मास्टरनी है, और वो आती है, लोगों की निगाहें होती थी, अरे भाई तो मास्टरनी है, तो ये है। अब वो बदला है दफ्तरों के अंदर का माहौल। यानी हम लोग शुरुआत के दौर में जब 1972 में मैंने नौकरी की थी, तो 1972 में ये था कि भाई हमारे कार्यालय में कुल 7-8 महिलाएं थी। तो 7-8 महिलाओं में भी 2-3 वो थी जो कि मतलब जिनके हस्बैंड नहीं रहते, उनकी जगह पर उनको कंपैशनेट ग्राउंड पे काम मिला था। 7-8 महिलाएं थी, तो उस समय नजरिया एक थोड़ा दूसरा होता। लेकिन बाद में वो संख्या हमारी रिटायर होते होते 2010 में जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, बड़ी संख्या में महिलाएं आने लगी। तो महिलाएं का अपना साथ बैठना, उठना, और वो जो है महिला पुरुष सबके साथ एक संवाद का एक सिलसिला था, वो नजरिया बदला। देखिए, पूरे समाज में नजरिया बदला है, तो यहाँ भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्तिगत तरीके की कमजोरियां ये है, लेकिन सामूहिक तरीके का ऐसा भाव नहीं है। यद्यपि तो भाई ये तलाशा जाता है कि अमुक लेखिका ने अगर अच्छा लिख दिया तो पता चला कि कोई कारण होगा, कोई पालना होगा। अब अलका सरावगी का जैसे उपन्यास पहले आया, तो उसके बारे में कहा जाने लगा कि भाई अशोक सक्सेरिया थे वहाँ कलकत्ता में, और पुराने अच्छे लेखक थे, हम लोगों के बहुत सीनियर मित्र थे, ये कहा। और अलका सरावगी उनसे मिलती जुलती थी, भाई हिंदी के वो लेखक थे, तो प्रेरणा तो थी उनकी। लेकिन जब उपन्यास आया तो ये कहा जाने लगा कि भाई वो अशोक सक्सेरिया द्वारा लिखा हुआ है, और ये है। या मैत्री पुष्पा के लिए ही कहा जाने लगा कि भाई राजेंद्र यादव ने उनकी मदद की, राजेंद्र यादव ने सलाह मशविरा दिया। सलाह मशविरा देना और ये एक अलग बात है, लेकिन किसी लेखिका को जो है, अब सवाल ये है कि अगर जो है इदन्नम चाक लिख पाई मैत्री पुष्पा, तो मैत्री पुष्पा अपने यथार्थ को लेकर के आई, अपने समाज को लेकर के आई, जहां वो रही, जहां जीवे। राजेंद्र यादव ने क्यों नहीं लिख दिया? राजेंद्र यादव ने अपना जीवन लिखा, सारा आकाश लिखा, ये एक लिखा। एक संवाद का होता है, और आदमी जो है प्रेरणा भी दे सकता है, मदद भी कर सकता है। अब दंपति आप लीजिए, रविंद्र का लिया, ममता का लिया,
हैं, दोनों भाई दंपति अपने हैं अपने, हाँ। और अपने आप में एक स्वतः एक हैसियत है दोनों की अपनी एक लेखक के रूप में। अब क्या कहा जा सकता है कि भाई ममता कालिया का लेखन रविंद्र कालिया करते थे? अब सवाल यह है कि ममता कालिया उनसे यही कमतर तो लेखा यही तो तो नहीं है। नजरिए की बात है कि जो लोग काफी पढ़े लिखे हैं, जो बहुत चिंता भी करते हैं समाज के बारे में, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? फिर यही तो बात है। औरत कोई पक्षपातपूर्ण, आंकड़ा तो देखिए नहीं ऐसा है है ना। ना, वो दृष्टि पक्षपातपूर्ण है और अपना जो एक नजरिया जो एक उसको सामंती पिछड़ापन कह ले, पुरुषवादी नजरिया कह ले, उससे वो मुक्त नहीं हो पाते और दोहरा जीवन जीते हैं। जी। कहने को एक बौद्धिक है, कहने को एक लेखक है, लेकिन अंदर से वो ऐसे लोग जो घर परिवार में भी वही उसी तरह का नजरिया रखते हैं, पारंपरिक नजरिया, ट्रेडिशनल नजरिया, अपनी बेटी के बारे में, अपनी बहन के बारे में उनका नजरिया जो है बहुत ज्यादा प्रगतिशील और उस तरह का नहीं होता है। लेकिन मेरा कहना यह है, व्यापक रूप से अगर आप देखें तो व्यापक रूप से हमारा साहित्य समाज जो है उसमें ये जो ओछापन है, जो संकीर्णता है, जो इस तरह की दृष्टि है, वो कम हो रही है। इसको हम जो है डोमिनेंट वैल्यू के रूप में, डोमिनेंट ट्रेंड के रूप में हम नहीं मान सकते कि साहित्यकारों के रूप में ये बहुत लागू है ये करके। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है। हाँ, ये है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन देखिए समय बदलता है चीजों का। देखते देखते भाई 20 साल पहले जो स्थिति थी वो आज नहीं है। लेखकों की संख्या भी बढ़ी है। आप देखिए कि आपके शहर में हिंदी की और उर्दू की मिलाकर के अच्छी खासी लेखकों की संख्या है, बहुत अच्छा लेखन कर रही है। इस बीच जो है कुछ मुस्लिम परिवेश से आती हुई महिलाएं, लड़कियां हैं, बहुत अच्छा लेखन कर रही हैं। तो भाई उससे ये स्थितियां बदलती हैं एक करके। एक पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज महिला लेखिका की या महिला बौद्धिक की उपस्थिति को सहज स्वीकार नहीं कर पाता है, एक हिचक बनी रहती है। इसमें इसको मानने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो बहुत सी कुछ गलीच किस्म घटनाएं होती हैं, ये होती है, ये मैं उन व्यक्तियों के सिर मढ़ूंगा कि वो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो इस तरह की चीजों से अपने आप को नहीं गवा। लेकिन एक दूसरी बात भी है, ऐसे व्यक्तियों को जिस तरह से अलग थलग किया जाना चाहिए, जिस तरह से उनकी मजम्मत की जानी चाहिए, जिस तरह से उनको बहिष्कृत किया जाना चाहिए अपने समाज से, वो नहीं हो रहा है। उनके समर्थक बहुत से लोग आ जाते हैं। अभी जिस घटना का आपने पटना की जिक्र, उनके समर्थक भी आ गए, आज भी उनके समर्थक हैं। तो ये एक चिंता की बात है। यही तो बड़ी चिंता है। तो जाहिर है कि अगर जो लोग जो हैं अगर आज भी उनके समर्थक हैं, तो वो भाई वो व्यक्ति तो इतना दुस्साहसी था कि वो सामने आ गया। तो बहुत से लोगों का वो अंदर है, वो स्थिति बाहर नहीं आ पाती है। तो ये एक चिंता की बात। आप एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल समझ रखने वाले इंसान हैं। आज के हालात जिस तरह हो गए हैं, अगर आपको मौका दिया जाए कि आपको, और राजनीति बहुत कुछ बदलती है, तो आप कहाँ खड़ा होना चाहेंगे? भाई देखिए ऐसा है, मैं जिस भारत में निर्मित मेरी हुई है वो नेहरूवन डेमोक्रेसी, यानी कि सन 50 की पैदाइश है मेरी। 50 में भारतीय संविधान लागू हुआ और 1964 में नेहरू जी नहीं रहे। तो हम लोगों ने नेहरू जी को, मैंने खुद नेहरू जी को देखा है, उनका भाषण सुना है। और लखनऊ का एक ऐसा शहर रहा है कि लखनऊ में नेहरू जी प्रतिवर्ष आते थे, एक सार्वजनिक सभा उनकी हुआ करती थी। शुरू में झंडे वाले पार्क में होती थी, बाद में बेगम हजरत महल पार्क में होने लगी, फिर स्टेडियम में होती थी। रिफायाम क्लब में रिफायाम क्लब में तो उनकी सभा नहीं होती थी, वह उसकी स्थिति दूसरी है। मैं तो बच्चा था, मेरे पिताजी नेहरू जी की सभाओं में जाते थे, मैं उनकी उंगली पकड़ करके जाता। जाहिर 8वें 9वें 10वें 7वें 8वें 9वें 10वें में मेरी रुचि थी और मैं चीजों को, नेहरू जी को मैं ध्यान से मैंने सुना है, देखा है, पढ़ा है। झंडे वाला पार्क अमीनाबाद में था। उस पार्क में देश के सारे राजनेता सब लोग आते थे। चुनाव के दौरान तो आते ही थे, वैसे भी आते थे। कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसको मैंने नहीं सुना। कहने का मतलब कि मेरी निर्मित हुई है नेहरूवन जनतंत्र में। वो जनतंत्र ऐसा था जिस जनतंत्र में इस हिंदुत्व का, इस हिंदूवाद का, इसका कोई मतलब नहीं था। हमने हिंदू या हिंदुत्ववाद को थोड़ा सा विकसित होते तो इन अर्थों में देखा। याद आ गया मुझे, लखनऊ से एक अखबार निकला करता था, शाम का अखबार। दिन में तो हिंदी के 2 अखबार निकलते थे, स्वतंत्र भारत और नवजीवन, अंग्रेजी के नेशनल हेराल्ड, पायनियर।
शाम का अखबार यानी 1962 में चीन का हमला हुआ था, उसी वर्ष एक अखबार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित शाम का अखबार था, तो वो भारत छोटा अखबार था पहला, लेकिन वो जो शाम को उसके साथ बिकता था। जो यहाँ भारतीय जनसंघ जो उस जमाने की पार्टी थी, उसने मोहल्ला सुधार समिति इस तरह की कमेटियों के द्वारा अपनी पैठ बनानी शुरू की। देखिए, और जो उसकी राष्ट्र धर्म और ये पत्रिका उस जमाने में यहीं से निकलती थी, पांचजन और राष्ट्र धर्म, पांचजन भी पहले यहीं से निकलता था। हाँ, तो वो उन मोहल्ला सुधार समितियों का एक जो कहीं किसी के बरामदे में वाचनालय है, वहां आगे मैगजीन रख दी गई, तो वो सब वहां से शुरू किया, लेकिन कोई बोलबाला नहीं था। यानी कि इस तरह का था कि जैसे लखनऊ नगर महापालिका का जो पहला मेयर था, राजकुमार एक थे, तो राजकुमार एडवोकेट, वो जनसंघ के थे और लखनऊ के पहले मेयर वही थे। तो आप सोचिए कि ये जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह लीजिए या हिंदुत्ववाद की राजनीति कह लीजिए कि किस जमीनी स्तर से उसने शुरू किया, लेकिन जो एक राजनीति का व्यापक दायरा था, उस व्यापक राजनीति के दायरे में इनकी पैठ नहीं थी। आज की स्थिति तो बदल गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धारा जो है सत्ता के केंद्र में है, सत्ता तंत्र आज उनके पास है। तो मैं समझता हूं कि भाई भारतीय संविधान ने जो मूल्य दिए हैं, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का, धर्मनिरपेक्षता का और समाजवाद शब्द इसमें जुड़ा, ये सारे मूल्य जो हैं ये स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य थे जो हमारे संविधान के मूल्य बने। उन सारे मूल्यों पर आज खतरा है। तो आज जरूरत इस बात की है कि इन मूल्यों को बचाया जाए। और आज भाई भारत एक बहुसंस्कृति का देश है, बहुभाषी देश है। सवाल यह है कि दक्षिण भारत, तमिलनाडु का हिंदू, उत्तर भारत का हिंदू, बहुत अंतर है। एक ही खान पान का भी अंतर है, पूजा पद्धति का भी अंतर है, सोच का भी अंतर है। तो हमारे भारत जैसा एक जो बहुलवादी देश है, उस बहुलवादी देश में जो है एकलवादी विचार नहीं चल सकता। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हिंदुत्ववादी विचार हो या हिंदू राष्ट्र की बात हो, यहाँ का हिंदू भी जो है बहुलवादी है। कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई शंकर की पूजा करता है, कोई अनिश्वरवादी है कि वो है हिंदू धर्म, हिंदू समाज में, लेकिन ईश्वर को मानता भी नहीं है और उसकी स्वीकृत भी है उसमें। तो आज का जो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि एकल किस्म का, एक भाषा यानी एक हिंदी भाषा, एक हिंदू धर्म का एक एकल स्वरूप, एक खास तरह का राम है। राम आराध्य उत्तर भारत के हैं, राम दक्षिण भारत के आधार नहीं है। राम जो है असम और उस एरिया के आराध्य नहीं है, तो बहुत से। तो राम उत्तर भारत के हैं, तो राम को समूचे भारत की संस्कृति का प्रतीक मान लेना, ये जो है भारत के बहुलवाद को चोट पहुंचाना है और उसको असुरक्षित करना है। तो आज कहने का मतलब है कि हमारा भारत देश जो है, मतलब संस्कृति धर्म की नहीं हुआ करती है, संस्कृति भूभाग की हुआ करती है। क्योंकि अगर धर्म की संस्कृति होती तो बांग्लादेश अलग न बन जाता, पाकिस्तान से अलग क्यों बना? भाषा के आधार पर बना। सबसे बड़ी बात यही थी कि वहाँ जो है बंगलादेशियों को उर्दू थोपी जा रही थी एक करके। तो अब सवाल यह है कि धर्म एक रहा, मतलब पूर्वी बंगाल का और पश्चिम पाकिस्तान का, एक धर्म के बावजूद देश अलग हुआ। तो एक बहुत बड़ी मिसाल इस बात की है कि धर्म जो है एकता का आधार नहीं बना सकता, संस्कृति बनती है एकता का आधार। वहां की संस्कृति भिन्न थी। अब जो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल की संस्कृति एक है, वो हिंदू मुसलमान सब जो है, काजी नजरुल इस्लाम और टैगोर है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो मतलब वहां की भी राष्ट्र गीत बांग्लादेश का भी लिखा हुआ, इनका भी हुआ है। तो कहने का इतना सुंदर देश, ऐसी परिकल्पना तो उस समाज में, उस भारत में हमारी निर्मित हुई है, हम पले बड़े हैं। तो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है कि वो विलीन हो रही है, वो तार हो रही है, वो टूट रही है, वो अलग हो रही है। इसको सजोना है, इसको बचाना है। उन्हीं के साथ फिर आप खड़े हैं? हाँ, जो बचाएगा उसी के साथ। बिल्कुल जो बचाएगा, बचाने वालों के साथ हम खड़े हैं। हम सब लोगों को मिलकर के बचाना है
और तो वो धर्मनिरपेक्ष कह लीजिए, सारे धर्मों के लोग कह लीजिए, बौद्धिकों को कह लीजिए, और पब्लिक क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल्स को कह लीजिए, सब सारे लोग का जो कोशिश है उसी में। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, आप सुन रहे थे वीरेंद्र यादव जी को, जिनसे एक लंबी गुफ्तगू हुई। आपको जरूर पसंद आएगी। आप हमें इसके बारे में कमेंट करें, बताएं। आपसे चलते चलते एक दरख्वास्त करती चलूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस तरह से किसी और अजीम शख्सियत के साथ हम फिर बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे और आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।